नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे न्यूज रूम लाइव, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी और आज की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से एक एक करके नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर जम्मू की सुरक्षा से जुड़ी हुई, जहां पर जम्मू की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संचालित की जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में इस बैठक का संचालन हो रहा है, जहां पर बैठक में आला अधिकारी मौजूद हैं और जम्मू के कन्वेंशन हॉल में बैठक को आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर सुरक्षा समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है और जम्मू कश्मीर के अंदर मनोज सिन्हा की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आप देखिए किस तरह से जारी है। कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये बैठक चल रही है और सुरक्षा के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर चर्चा हो सकती है। इस तरह से अड़चनें लगाई जा रही है। बैठक के अंदर कई आला अधिकारी मौजूद है, लेकिन इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक यहाँ पर एलजी की तरफ से की गई थी और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने भी सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा और समाधान के लिए 5 दिन पहले आपने देखा किस तरह की बैठक की। अमित शाह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही बैठक की थी, जो कि जून 2024 में आप देखिए किस तरह से बैठक बुलाई गई और समीक्षा करने की कोशिश की गई। तो जम्मू पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता आज यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एलजी मनोज सिन्हा कर रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये बैठक बुलाई गई है, आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले अगर आप 5 दिन पहले की बात करें तो यहाँ आप देखिए डीजीपी की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी मीटिंग की गई थी, जिसमें यहाँ मंथन किया गया था कि सुरक्षा के लिहाज से काम किस तरह से किया जाए, क्योंकि समाधान के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर की गई। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक हितों की रक्षा करने और जिले भर में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित यहाँ पर की गई थी, जो 5 दिन बैठक पहले हुई है। डीजीपी की तरफ से ये पूरी तरह बैठक की गई थी और बताते चलें कि जिस तरह से पुलिस प्रवक्ता की तरफ से उस वक्त जानकारी सामने रखी गई थी, उनका कहना था कि रणनीतिक प्राथमिकताएं तय करना, सुरक्षा और प्रशासनिक उपायों पर यहाँ चर्चा की गई है। विभिन्न कानून परिवर्तन एजेंसी के बीच में समन्वय सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ज्यादातर पर आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जब छुटपुट घटनाएं सामने आ रही थी तो डिफेंस एक्सपर्ट का ये कहना था कि समन्वय स्थापित करने की जरूरत है, तालमेल की कहीं न कहीं कमी आ रही है, जिसकी वजह से इस तरह से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी बैठक जम्मू के अंदर सुरक्षा समीक्षा को लेकर एलजी की अध्यक्षता कर रहे हैं। और शिल्पा, इससे तुम्हारे साथ जुड़ी ताजा अपडेट के साथ शिल्पा, जम्मू की सुरक्षा को लेकर एलजी सिन्हा के नेतृत्व में इस बैठक का संचालन हो रहा है जम्मू कन्वेंशन सेंटर में। ताजा अपडेट ताजा कीजिए और अब तक इस बैठक में क्या कौन कौन पहुंचा और किस स्तर पर ये बैठक चल रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा आज बैठक बुलाई गई है, जहां पर करीबन आपको बता दें कि कुछ समय के बाद एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले तमाम जिला के एसएसपी और तत्काल डिप्टी कमिश्नर अधिकारी जो है, सीनियर अधिकारी इस समय पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से इस महीने से अब देखिए कि आतंकी घटनाओं में जो है वो वृद्धि देखने को मिली है, इसको लेकर ये अहम बैठक होने वाली है कि किस प्रकार से इस समय आतंकी जंगलों में छिपे हुए हैं उन्हें किस प्रकार से ढूंढा जाए और मार गिराया जाए, उसको लेकर रणनीति यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर बैठक होगी और उसके बाद सिक्योरिटी ये बैठक रहने वाली है। करीबन 3.5 घंटे तक ये बैठक जो है वो चलेगी और उसकी सुनने के बाद एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले तमाम जिला के एसएसपी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तत्काल डीआईजी भी यहाँ पर जो है डीआईजी भी यहाँ पर जो है। जरा ये बताइए, जिस तरह से आप खुद ही खुलासा कर रही हैं और 5 दिन पहले भी डीजीपी की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें समन्वय को लेकर सवाल उठा था और उस पर काम करने की कोशिश की गई थी। क्या लगता है कि आज के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक की गई? आतंकी घटनाओं में एक और वृद्धि जो है वो पिछले 1 महीने से देखने को मिल रही है और हाल ही में आप देखेंगे कि कुछ ही समय पहले जो है वो इस जिला के एसएसपी की ट्रांसफर यहाँ पर की गई। तो जल्द ऑफिसर्स है इन्हें जो है वो तैनात किया गया, जिसके साथ साथ तो ये जाहिर होता है कि अब सुरक्षा बलों को जो है वो और भी ज्यादा जो है यहाँ पर चुस्त होना होगा और जो इस समय आतंकी छुपे हुए हैं प्रकार से रणनीति यहाँ पर तैयार की जाए ताकि उन्हें जो है वो ढूंढ कर मार गिराया जाए। क्योंकि इस समय आप देखिए कि सिविलियंस को भी जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं, सिविलियंस को भी यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बता रही है कि किशतवाड़ में जिस तरह से पंचायती चुनावों को लेकर भी ऐलान हो गया है, क्या लगता है कि इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से रहेंगे, मुस्तैदी को शायद बढ़ाया भी जा सकता है?
जी बिल्कुल, कल ही एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा ये साफ तौर पर बताया गया कि जल्द ही पंचायती चुनाव भी यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे। तो वहाँ पर इस समय जो है वो क्या कुछ सिक्योरिटी रहेगी, किस प्रकार से जो है वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहेगा, हो सकता है कि इसको लेकर भी बात जो है वो की जा सके। लेकिन अभी इस समय जो जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, क्या कुछ इस समय हालात बने हैं, उसको लेकर जो है ये अहम बैठक जो है वो देखने को मिलेगी और एलजी मनोज सिन्हा को पूरा जम्मू कश्मीर के जो हालात है उसका जानकारी जो है वो अब तक देगी है। शिल्पा, आपने कहा कि कुल 3.5 घंटे के दरमियान इस बैठक का संचालन होगा, तो उम्मीद की जाए कि इस बैठक के बाद किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि लोगों को पता चले कि जम्मू की सुरक्षा को लेकर मौजूदा शासन प्रशासन कितना सजग है और कितने एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 3 घंटे तक ये बैठक जो है वो रहने वाली है। बेहद ही अहम ये बैठक है, क्योंकि अब देखेंगे इससे पहले भी श्रीनगर में जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा बैठक ली गई थी, जब काफी चीनी का सिलसिला वाक्य जो है वो पेश आया था। जिसके बाद अब देखेंगे कि किस प्रकार से अब प्रक्रिया जो है वो देखने को मिली थी, कार्रवाई जो है वो देखने को मिली थी। और अभी अहम बैठक इसमें भी रहने वाली है, क्योंकि पंचायती चुनाव भी है। तो इस सबको लेकर एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर इस समय हालात बने हैं, इस सरकार से जो है वो निपटा जा सके। शुक्रिया आपका शिल्पा, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो आशा लगातार हम देख रहे हैं कि समय समय पर किस तरह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से शासन प्रशासन स्तर पर कड़े कदम उठाए जाते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से जो नेगेटिव इंफिल्ट्रेशन है उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम होगा। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किस तरह से करना है, इस पर भी मंथन हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, जहां पर आप देखिए मणिपुर से बड़ी खबर। इस वक्त लगातार हिंसक घटनाएं जिस तरह से मणिपुर के अंदर भी बढ़ रही थी, और इसी पर अब एक बार फिर से हिंसक जो घटना है वो भड़की है। सीएम बोरेन सिंह के आवास तक यहाँ पर आप देखिए भीड़ किस तरह से पहुंच गई। राज्य सरकार के 3 मंत्रियों के घरों पर हमला किया गया है, 6 विधायकों के घरों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। महिला और 2 बच्चों की शव मिलने के बाद यहाँ पर भीड़ जो है वो उग्र हो गई। राज्य सरकार ने केंद्र से अफवाह हटाने की मांग की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 24 घंटे का यहाँ पर अल्टीमेटम जो है वो दिया। बिल्कुल, तो उग्रवादी समूह के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई के मद्देनजर शासन प्रशासन व गृह मंत्रालय मणिपुर में सजग है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर में पिछले 1 साल से लगातार कुकी वर्सेस मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण की मांग को लेकर लॉ एंड ऑर्डर चरमराता नजर आ रहा है। मौजूदा राज्य की सरकार हो या फिर गृह मंत्रालय हो, तमाम कोशिशों के बावजूद भी कई बार ऐसा हुआ कि स्थितियां हाथ से जाती नजर आई। हाल फिलहाल में 6 लोगों की लापता लाशें मिलने के बाद एक नदी से ये पूरी हिंसा एक बार फिर से भड़कती नजर आई, जहां पर मुख्यमंत्री एन सिंह हो या फिर कैबिनेट मंत्री हो या बीजेपी के विधायक हो, उनके आवास पर हमला किया गया, अस्पा लागू करने की मांग की गई। उसके बाद गृह मंत्रालय ने इसको लागू किया, कैबिनेट ने भी फिर फैसला लिया कि इस पर होल्ड किया जाए, लेकिन स्थितियां अब भी दस्तक है। तो मणिपुर में लगातार हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। 3 महिलाओं 3 बच्चों के कुल 6 शव मिलने के बाद एक नदी के बाद ये हालात बेकाबू हुए। 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से अपहरण किया था इन लोगों का, और उसके बाद जिरीबाम की एक नदी में इनके शव तैरते नजर आए। मैतेई बहुल इंफाल घाटी में लगातार ये प्रदर्शन पिछले 1 साल से चल रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के आवास पर यह पहली मर्तबा हमला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि उनके आसपास के इलाकों पर किस तरह से प्रदर्शनकारी कूच करते हुए नजर आए थे। इसी बीच मौजूदा बीजेपी सरकार के 3 मंत्रियों के घरों पर भी हमला किया गया है। लगातार मणिपुर में आप देखिए हालात किस तरह से बिगड़ गए हैं। 6 भाजपा विधायकों के घरों के अंदर हमला किया गया है, लेकिन अब तक 23 गिरफ्तारियां यहां पर हो चुकी हैं। 7 जिलों में फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। घरों में तोड़फोड़, आगजनी की घटना हुई। हालात बिगड़ते देख 5 जिलों के अंदर कर्फ्यू को लगा दिया गया है। साथ ही साथ 7 जिलों में इंटरनेट फिलहाल बंद चल रहा है। कई दिनों से इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, विष्णुपुर, थाबल, काकसिंग, कांगपोक्सी और सूरा चांदपुर, ये कुल ऐसे 7 जिले हैं जहां लगातार इंटरनेट पर पाबंदी है। और आपको याद दिलाने कि पिछले साल में जब हालात ऐसे खराब हुए थे तो इन इलाकों पर सबसे ज्यादा फोकस रहा था, क्योंकि जो कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल, उसकी घाटी के आसपास के सबसे ज्यादा इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्थिति दयनीय मानी जा रही है। अब एक बार फिर से कोशिश करने के बावजूद देखिए, ये उन विधायकों के नाम है जिनके घरों पर हमला हुआ। राजकुमार ईमो सिंह सागुल बंद विधानसभा के विधायक हैं, बीजेपी के घर पर हमला हुआ। तपम पुलकेश्वर
पचतोई विधानसभा के विधायक हैं, इनके आवास पर भी हमला उग्रवादियों द्वारा किया गया। इसके अलावा तपम निशिकांत केशम थोंग विधानसभा से ये विधायक हैं, इनके आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। साथ ही साथ अथांगम अरुण कुमार वांगखिंग विधानसभा से विधायक हैं, इनके आवास पर भी प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। इसके अलावा ताबोल सेन केडी देवी नाउरिया पालन लाकपा विधानसभा के विधायक हैं, इनके आवास को भी निशाना प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाया गया। इसके अलावा खैबर पखवम रघुमनी सिंह उरीपोक विधानसभा के विधायक हैं, इनके आवास को भी निशाना बनाते हुए देखा गया। प्रदर्शनकारी यहाँ पर कूच करते नजर आए। इसके अलावा एसी लोकन वांगकोई विधानसभा के विधायक हैं, इनके आवास को भी निशाना बनाया गया। करम श्याम लांग थाबल विधानसभा से विधायक हैं, साथ ही साथ इनके अलावा राज्य कैबिनेट मंत्री तपम रंजन और सोगम विश्वजीत सिंह के घरों पर भी हमले की खबर सामने आई है। इसके बाद शासन प्रशासन और सुरक्षा बलों ने इन घरों के आसपास की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। कोशिश की जा रही है कि कुकी वर्सेस रहते समुदाय के बीच किस तरह से हालात। देखिए कुणाल, जिस तरह से आखिरी मणिपुर में किस तरह से यहाँ पर ये घटना देखी गई, इस पर सवाल उठ रहा था कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस वजह से ये पूरी घटना पेश आ गई है। महज जीवी नदी से 3 शव मिलने के बाद पूरी तरह से लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा और इसी को लेकर नाराज लोगों ने मंत्री के घर का रुख कर दिया। लेकिन उन्हें यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रोका गया और नाराज लोगों ने जब रुख किया है तो उन्हें पता चला कि मंत्री यहाँ पर राज्य में ही नहीं है, तो और उग्र प्रदर्शन वहाँ पर हो गया और इसके बाद नाराज लोगों ने घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे दिया। हिंसा के विरोध में लोगों ने इंफॉल में प्रदर्शन तक कर दिया और विरोध में लोगों ने इंफॉल प्रदर्शन करने के बाद आरोपियों को 24 घंटे की गिरफ्तारी के लिए भी मांग कर दी कि जो लोग इस पूरे कांड के आरोपी हैं 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन हालात को देखते हुए इंफॉल के अंदर इलाके के अंदर आप देखिए किस तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया और महज जो गिरफ्तारियां हुई उस पर भी लोग अपना पूरी तरह से स्टैंड नहीं रख पा रहे थे। कहीं न कहीं आक्रोश अभी भी उनके अंदर है, जिसके बाद उन्होंने विधायकों के घरों का घेराव करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के घर तक वो लोग पहुंच गए। महज आप देखिए नदी के अंदर से जो शव मिलते हैं और उसके बाद गुस्सा इन लोगों का फूट पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार देखिए गृह मंत्रालय की तरफ से आर्म कोर्ट स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया, कैबिनेट ने मीटिंग की और गृह मंत्रालय से फैसले को वापस लेने की मांग की, लेकिन हालात जैसे तक बने हुए हैं किसी पर अब भी लगातार गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने इतिहास रचा है। फिर भारत ने अपनी ताकत का परचम बुलंदियों तक लहराया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने में DRDO कामयाब रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को बधाई दी है। तो 1,500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का काम तमाम करने के लिए यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो DRDO और कलाम मिसाइल सेंटर ने ज्वाइंट वेंचर के तौर पर इस मिसाइल का पूरा निर्माण किया, विकसित किया और इसका सफल परीक्षण भी हासिल किया है। DRDO ने लंबी दूरी पर हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण का न सिर्फ परीक्षण किया बल्कि दुनिया को एहसास दिलाया। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक मिसाइलों की काफी तेज होती है। ट्रेडिशनल जो मिसाइल है उनसे ज्यादा एडवांस फॉर्म की मिसाइलों को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा होती है, यानी कि साउंड ट्रैवल जो होता है उससे भी ज्यादा। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है न्यूनतम गति जहाँ जो इसकी स्पीड है 6,174 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहती है और हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आज यहाँ पर सफल ट्रायल जो है वो कर लिया गया है। मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक के फीचर्स के जो ये लैस है तो काफी हद तक आप देखिए भारत को किस तरह से सशक्त बनाती है। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है। 1500 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पर ये मार कर सकती है। दुश्मन के राडार से बचने में सक्षम होती है और दुश्मन को उसके घर के अंदर ही किस तरह से मारना है उसके लिए भी सक्षम है। ये मिसाइल दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करेगी, यानी कि अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो आपका हमला अगर आप करते हैं तो आपका जो निशाना है वो चूकेगा नहीं। इसकी रेंज जो है वो काफी तरीके से हाई है। तेज रफ्तार इसे दुनिया की बेहतरीन रक्षा प्रणालियों में शामिल करता है, क्योंकि जिस तरह से इसकी रफ्तार तेज है वो देखते ही बनती है। बताते चले कि भारत ने मंगलवार को ही ओडिशा तक के निकट यहाँ एकीकृत जो प्रशिक्षण है वो किया था, लेकिन उसके बीच में राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है
वो कह रहे हैं, एक्सपर्ट पोस्ट कर रहे हैं कि भारत ने ओडिशा के तट से दूर ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक यहाँ पर जो उड़ान भरी है, वो काफी तरीके से आप देखिए किस तरह से बधाई के पात्र भी है। उड़ान प्रशिक्षण करने के बाद एक उपलब्धि हासिल करनी है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के हमारे देश के काफी तरीके से फायदे होंगे। उपलब्धि ने हमारे देश को ऐसा चुनिंदा देशों के समूह में यहाँ पर शामिल कर दिया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य तकनीकों की क्षमता है। तो मैं जो टीम है DRDO की, आप उन्हें यहाँ पर बधाई देता हूँ। सशस्त्र बलों और उद्योग की जितनी भी टीम है उन्हें फिलहाल बधाई देता हूँ। तो जाहिर तौर पर आप देखिए आत्मनिर्भर भारत की और बढ़ता हुआ ये एक कदम ही है, क्योंकि DRDO ने इस तरह से यहाँ पर इतिहास जो है वो रच दिया है। क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण करने के साथ ही DRDO ने इतिहास रच दिया और इस दौरान सभी प्रणालियों ने जहाँ अपेक्षा के अनुरूप परफॉर्म किया है और उसके साथ प्राथमिक मिशन उद्देश्यों को पूरा किया है। डॉक्टर धर्मवीर आलू ने हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। डॉक्टर, इतिहास रचने की बात हुई है, हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है, कितना फायदेमंद ये पूरा स्टेप रहेगा, क्योंकि इतिहास रचने की बात हुई और प्रशिक्षण भी सफल हुआ है। देखिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो दुनिया के चुनिंदा देश हैं, अमेरिका, रशिया जैसे देश, उन देशों की श्रेणी में भारत शुमार हो गया है और हाइपरसोनिक मिसाइल का बनना कोई मामूली बात नहीं होती। यह हमारे वैज्ञानिकों की लगातार तपस्या का प्रतिफल है। इसके साथ ही साथ लंबे समय से जो लोग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और ये बहुत ही कठिन एक रिसर्च है और उसके बाद अब सबसे बड़ी बात है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनने के बाद दुनिया भर में मैसेज गया है कि अब भारत सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर है, भारत अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान को लेकर तो हमारे पास अग्नि मिसाइल, त्रिशूल, बहुत सारी मिसाइल है, लेकिन चीन को लेकर क्या, चीन की सभी सीमाओं को लेकर हम निशाना बना सकते हैं, क्योंकि चीन की कई सीमाएं हजारों किलोमीटर दूर है। तो बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल अब ठीक है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनने के बाद हम चीन को भी निशाना बना सकते हैं। और आप सोचिए कि भारत की जो प्रौद्योगिकी क्षमता है या सैन्य तकनीक है, उसका लोहा किस प्रकार से माना जाने लगा है। महत्वपूर्ण दो तरफा है, एक तो ये कि आप हिंदुस्तान की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल फोरम पर एक मैसेज भी दे रहे हैं कि भारत नवीनतम तकनीक के साथ किस तरह से कदमताल करते हुए जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मुहिम के तहत वर्ल्ड को भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने जा रहा है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी। देखो कुणाल जी, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। देखिए कुणाल जी, हम जहाँ तक भारत का सवाल है तो हम न केवल एक देश है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, क्वाड के सदस्य हैं, अमेरिका के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं और इस सबके साथ ही साथ भारतीय हथियारों की तरफ अब दुनिया भी देख रही है, क्योंकि दुनिया की बाजार में भारतीय हथियारों की मांग हो रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के दौरे पर है और नाइजीरिया भी भारत से हथियार खरीदना चाहता है। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही कि यह आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत और समर्थ भारत की बात है, जहाँ पर एक दौर में भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, लेकिन अब दुनिया के बाजार में भारतीय हथियार जो है वो अपनी दस्तक दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमदीप अलूनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं CM नरेंद्र मोदी की 3 देशों की विदेश यात्रा की, जिस यात्रा का आगाज नाइजीरिया से हो चुका है और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ती हुई G20 होस्ट करने जा रहे ब्राजील में होगी और उसके बाद गुआना में। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर CM नरेंद्र मोदी है। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की यात्रा है, पहली बार नाइजीरिया पहुंचे हैं CM नरेंद्र मोदी। CM मोदी का भव्य तरीके से जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रपति तिनुबू ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, खुद उनके स्वागत सत्कार के लिए नाइजीरिया के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और जिबुआ की जब हम बात करते हैं तो की टू द सिटी उन्हें देकर सम्मानित किया गया। CM नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि किस तरह से गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, जिस पारंपरिक तरीकों से, रीति रिवाजों से उनकी आवभगत हुई है वो देख के बेहद गदगद है। और ये जो मुलाकात होने जा रही है ये भारत को साउथ अफ्रीका के साथ जोड़ने में और ज्यादा निर्णायक होगी। साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की जब बात कही जाती है तो वहां पर 58 देश आते हैं और इन 58 देशों में नाइजीरिया
ब्राजील और गुआना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल कंसंट्रेशन के साथ साथ जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की, तो नाइजीरिया पर वैश्विक समुदाय भी बहुत ज्यादा निगाह बनाता है। भविष्य के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से, रक्षा के लिहाज से, द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से, सामरिक संबंधों के लिहाज से और राजनीतिक संबंधों के लिहाज से, यानी हर एक लिहाज से भारत और नाइजीरिया के बीच ये मुलाकात, दोनों देशों के प्रमुखों के बीच ये मुलाकात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। देखिए किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत सत्कार के लिए भारतीय मूल के तमाम लोग इस वक्त नाइजीरिया में रह रहे हैं, जीवन बसर कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ तिरंगा हाथ में लिए उनका स्वागत सत्कार करने पहुंचे। पीएम मोदी ने भी सबका अभिनंदन स्वीकार किया। तो पीएम मोदी से पहले 3 भारतीय पीएम नाइजीरिया की यात्रा कर चुके हैं। आपको बता दें एक एक करके वो कौन कौन से। 1962 में नेहरू ने पहली बार नाइजीरिया की यात्रा की थी। कुछ बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नाइजीरिया की यात्रा की और 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी नाइजीरिया का दौरा किया था। और अब पीएम नरेंद्र मोदी चौथे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो नाइजीरिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। देखिए कुणाल, अफ्रीका के लिए यहाँ पर अहम जो है वो डिफेंस सप्लायर है और अमेरिका जो है डिफेंस सप्लायर के तौर पर अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, उभर रहा है अब भारत। और पीएम मोदी के नाइजीरिया दौरे की काफी तरीके से अहमियत है, क्योंकि रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। नाइजीरिया यहाँ छोटे हथियारों यानी कि गोला बारूद, बख्तरबंद जो वाहन है उनमें रुचि रखता है। और भारत पहले से ही मिस्र, अल्जीरिया और मोरक्को जैसे देशों के साथ यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उभर कर भी सामने आ रहा है कि यहाँ लगातार ऊर्जा जरूरतों को पूरा भी ये करता है। तो भारत के लिए नाइजीरिया काफी तरीके से अहम है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से इसका पूरी काम को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेकिन इस बीच में एक एक करके जो भारतीय मूल के लोग भी नाइजीरिया के अंदर रह रहे हैं उनके साथ भी संवाद होता है। तो अपने आप में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और तेल उत्पादन, तेल आयात निर्यात, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और बड़ी बात है कि नाइजीरिया न सिर्फ इस्लामिक देशों के संगठन का एक इम्पोर्टेंट अलाय है, बल्कि तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक का भी एक अहम सदस्य है। भविष्य में तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत लगातार अपने पड़ोसी बहुत अच्छे दोस्त रशिया के साथ संबंध रखता है, लेकिन अन्य आपको जो सोर्स ऑफ इंपोर्ट है उनको भी आपको आइडेंटिफाई करना है, उनको भी पता लगाना है। लिहाजा साउथ अफ्रीका काफी महत्वपूर्ण अलाय बन सकता है, क्योंकि नाइजीरिया ऊर्जा स्रोतों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की यहाँ पर निगाह है। भारतीय निवेश का खासकर ऊर्जा और खनन, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस देश से हम हासिल कर सकते हैं, जो भविष्य में भारत की सुरक्षा, भारत की प्रभुत्व को और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर एक और अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बात देवभूमि उत्तराखंड की होगी, जहां पर आज भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं। तो धाम में वेद रचनाओं का वाचन बंद हुआ है, गुप्त मंत्रों से पूजा हुई है। आज कपाट बंद होंगे। भगवान बद्री विशाल आज रात 9:07 पर कपाट बंद हो जाएंगे। भगवान उनका ध्यान होंगे। लगातार बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, यहाँ पर पहुंचना बहुत ज्यादा दुर्गम होता है। लिहाजा हर साल ये दिन भी आता है जब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, रचनाओं के उद्घोष के साथ भगवान बद्रीनाथ जो कपाट है वो बंद कर दिया। देखिए 17 नवंबर को यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो फिलहाल बंद करने की खबर सामने आई, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे ये मंदिर खुलेगा। रोज की तरह 4:30 बजे से अभिषेक पूजा होगी और दिन का भोग लगेगा। और उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद देवी लक्ष्मी की बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने की प्रार्थना की जाएगी। और उसके बाद आप देखिए बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो फिलहाल बंद कर दिए जाएंगे। धनराज से हमारे साथ ज्वाइन किया है। धनराज, आज फिलहाल जिस तरह से खबर सामने आई है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, इस वक्त तक अगर श्रद्धालु वहाँ पर हैं तो किस तरह से दर्शन की व्यवस्था, अगर नहीं है तो फिर आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी?
बिल्कुल आधा देखिए जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा उत्तराखंड की कही जाती है और पहले ही आप देखिए गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम और केदार धाम तीनों के ही कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन आज बद्रीनाथ के कपाट बंद होने हैं और 9:07 पर शाम को ये कपाट बंद किए जाएंगे। उससे पहले जो तैयारियां हैं, पूरी तैयारियां बद्रीनाथ की की गई है। तमाम श्रद्धालु भी वहाँ पर मौजूद है। आज सुबह की आरती वहाँ पर हुई है और उसके साथ ही आप देखिए कि जो भोग है वो भी आज लगाया जाएगा। लेकिन पर कहने के मंत्रोच्चार के साथ ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे और शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। शीतकाल में कोई भी दर्शन यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। और वही देखिए कि तमाम जो श्रद्धालु है उनमें उत्साह भी वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तमाम जो श्रद्धालु है वहाँ पर मौजूद है और उनके कहने के निगरानी में ही पूरे जो कपाट है वो बंद किए जाएंगे। और इस तरीके से देखा जाए तो धनराज, कपाट खुलने का समय कब रखा गया है? जब आज यहाँ पर कपाट बंद होंगे तो उसके बाद दोबारा से श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका कब मिलेगा? जी बिल्कुल ऐसा देखिए, जो श्रद्धालुओं के दर्शन करने का जो मौका मिलेगा उसके लिए श्रद्धालुओं को इंतजार करना होगा, क्योंकि एक तारीख तय की जाती है। उस तारीख के अनुसार क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जिस तरीके से तारीख तय की जाती है उसी तारीख पर कहने के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले जाते हैं। तो कहने के श्रद्धालुओं का भी लगभग 5 से 6 महीने का इंतजार करना होगा और जब 5 अप्रैल के दौरान कहने के लिए कपाट दोबारा से खुलेंगे। भगवान बद्री विशाल के आज कपाट बंद हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्री केदार मंदिर समिति के तमाम पुजारी होंगे। राज्य सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि पहुंच रहा है? देखिए जिस तरह से देखा जाए कि जो बद्रीनाथ के आज कपाट है वो आज 9:07 पर बंद किए जाएंगे और उस दौरान कहने के जो पंडित पुरोहित है वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके साथ ही जो बद्री विशाल पैदा कमेटी के अध्यक्ष है वो भी वहाँ पर कहने के मौजूद रहेंगे और उसकी मौजूदगी में ही कपाट बंद किए जाएंगे। और जो दावत है वो कहने के आज बिल्कुल आज का दिन अपना में बेहद खास है, जहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट अगले साल के लिए बंद कर दी जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका। वक्त छोड़ से कर जल्द हाजिर होंगे। देखते रहे न्यूज़ रूम। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहे बात कर रहे चुनावी राज्य महाराष्ट्र और झारखंड के, जहां पर लगातार ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों का संचालन जारी है। इंडिया अलायंस तो लगातार झारखंड चुनाव प्रचार लगातार रफ्तार पकड़े हुए हैं। तो 20 तारीख को बची हुई दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। गोमिया सिंदरी में चुनावी जनसभा करेंगे और फुल एक्शन में भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले हमने बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह को देखा था, किस तरह से उन्होंने पीएम हेमंत सोरेन पर हमला किया था और ये कहा था कि झारखंड के टुकड़े झारखंड के विकास में बाधा बनी सोरेन सरकार, जबकि उसका जवाब भी आ गया है। हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए लगातार पलटवार कर रहा है बीजेपी और जाहिर तौर पर झारखंड के टुकड़े यहाँ पर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से निशाने साधने की कोशिश की गई, नेता एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप देखिए गोमिया और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से लगातार केंद्रीय सीट पर भी ये जनसभा होनी है और काफी तरीके से गोमिया सीट जो है वो इस बार चुनावी बाजी पलटने वाली है। जानकार ये कह रहे हैं, लेकिन किस तरह से पूरी बाजी को पलटा जाएगा ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि बताते चले कि लगातार समीकरण को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश, लेकिन कहाँ पर रैलियां है वो जरा देख लीजिए, क्योंकि आज सुबह से ही जेपी नड्डा जो है वो झारखंड के दौरे पर रहेंगे और अलग अलग जगहों पर जाकर रैली भी यहाँ पर की जाएगी। आम जनता को संबोधित भी किया जाएगा। सुबह 11:45 पर गोमिया में पहुंचेंगे, जहाँ पर पहली रैली है। दोपहर 11 बजे के बाद आप देखिए 1:35 पर सिंदरी में दूसरी जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर आप देखिए मुद्दे कहीं ज्यादा रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन भाजपा की वाजपेयी सरकार ने हमारे वृहद झारखंड के अधिकार को रौंदा और वृहद झारखंड को अलग अलग टुकड़ों में अन्य राज्यों में रहने दिया और अब झारखंड को टुकड़े टुकड़े यहाँ पर करना चाहती है भाजपा। पहले भाजपा सांसद ने बयान यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हुआ, यानी कि भाजपा
संसद में बयान देती है कि संथाल अलग देंगे और फिर से यहाँ उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें सरायकेला खरसवा उड़ीसा में चाहिए और फिर झामुमो और मेरे यहाँ खून का एक एक कतरा तब तक इनसे लड़ेगा जब तक ये हार नहीं जाते। तो झारखंड एक था, एक है, एक रहेगा, जय जय झारखंड। इस तरह से यहाँ पर आप देखिए हेमंत सोरेन की तरफ से लिखा गया है, लेकिन फिलहाल 2 सीटों पर आज महारैली को संबोधित भी किया जाएगा और जनता के जो दावे हैं, वादे हैं जो उनके सामने रखे गए थे मनीष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रैली को संचालित करेंगे, लेकिन उससे पहले अब वार पलटवार हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की अस्मिता और 2000 में जब झारखंड का निर्माण किया गया था तब की वाजपेयी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को आज उन्होंने राजनीति के केंद्र में ला दिया। बिल्कुल कुणाल, जेपी नड्डा इस केंद्री में है, गोमिया में है और मैं आज इस केंद्रीय विधानसभा में मौजूद हूँ। कुछ समय बाद हम दर्शकों को दिखा पाएंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि केंद्री में शिवराज सिंह चौहान भी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, जनता को संबोधित कर चुके हैं और आज यदि जेपी नड्डा यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इसे कांटे की टक्कर मान रही है। आप ध्यान देंगे कुणाल तो आपको मिलेगा कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते हैं, तो वहाँ जो एजेंसियां हैं या जो स्टार प्रचारक है वो अधिक केंद्र बनाकर केंद्रित करते हैं अपने ध्यान को। तो केंद्रीय उसमें एक है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक इंद्रजीत महतो, वो पिछले 4 सालों से बीमार हैं, कोरोना से ग्रस्त हुए थे वो। उसके बाद से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया तो हमलावर है तो इंडिया गठबंधन के लोग जो परिवारवाद का बात करते थे, विरोध करते थे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया के एनडीए के लोग, आज परिवारवाद में उलझते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बगल में ही यहाँ बांसवाड़ा है जहाँ से जो सांसद है झुल्लू महतो, उनके भाई शत्रुघ्न महतो को टिकट दिया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बहू को, उनके पति को टिकट दिया गया है, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो परिवारवाद में घेरने का प्रयास किसी जगह समझाइए मनीष, क्योंकि हम जब संथाल परगना की बात करते हैं कि बीजेपी यहाँ कमजोर है, 2019 के आंकड़े बताते हैं, तब आजसू अलग थी। अब जब आजसू गठबंधन के साथ है, जेडीयू भी साथ है, लोजपा आर भी साथ है, तो उसका कितना इम्पैक्ट इस पूरी बेल्ट पर पड़ता हुआ नजर आएगा? दोनों को संतुलित करके देखना होगा सुधार। इस तरह हम एनडीए में देख रहे हैं कि आजसू साथ है, बाबूलाल मरांडी उस समय साथ नहीं थे, वो साथ है। इधर भी आपको देखना होगा कि सीपीआई वो साथ नहीं थी, इधर भी गठबंधन बनता दिख रहा है, इधर भी मजबूती नजर आ रही है। और जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है, वोट का ध्रुवीकरण हुआ है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठी का हम बात ले रहे या बचोगे तो कचोगे, एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, इस तरह के जो नारे दिए जा रहे हैं, इस पर ध्रुवीकरण हो रहा है वोट का। तो जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो एक और होते नजर आ रहे हैं। वही जो मुद्दा लिया है हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है, जो मुद्दे रहे को बातें जानिए कि जो देखने वाली बात होगी, इन्होंने जो नया मुद्दा लिया है वो कहाँ तक सफल हो पाते, क्योंकि झारखंड को एक करके रखना ये बहुत बड़ा नए मुद्दा को इन्होंने छुआ है। मनीष, आवाज आ रही है? पहले चरण में जो मुद्दे रहे, दूसरे चरण में भी वही मुद्दे गिनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि इस बार दाव अलग से और खेलने की कोशिश की जाएगी पार्टियों की तरफ से। वो अलग से खेलने वाला दाव किस तरह का है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो जरा समझाइए। बिल्कुल, अच्छा अगर आप चले जाएंगे संथाल परगना तो वहाँ की जो स्थिति है वो अलग है, कोल्हान की स्थिति अलग है। कोल्हान में लगातार संघर्ष होता रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से जाकर जो 15 स्थापना दिवस था 15 नवंबर को, उन्होंने आदिवासियों को साधने का वहां से प्रयास किया है। बिरसा मुंडा को जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने दिखाया कि आदिवासियों को सर्वश्रेष्ठ सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो जिस तरह से वो उधर से पकड़ने का शुरू किए हैं और शहरी मतदाताओं को साधने का शुरू किए हैं, तो ये सब बताता है कि कुछ मुद्दा अलग हो रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनको लेकर आना और वो इस क्षेत्र में लेकर आना जहाँ और गोमिया विधानसभा सीट पर आज रैली होनी है। चंद्रकी को लेकर आपने अपडेट किया, लेकिन अगर हम गोमिया को लेकर बात करें तो लंबोदर महतो जो कि 71,799 वोटों से जीते थे 2019 में, लेकिन जिस तरह से आप जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी वो मान रहे हैं कि आपस की दोनों के बीच की टक्कर है। 60,817
और बीजेपी के खाते में 17,990, काफी लंबा गैप था। इस गैप को किस तरह से भरेगी? बिल्कुल आशा है दोनों सीट का इसलिए किया कि दोनों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टक्कर मिलने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी स्टार प्रचार है, क्योंकि जेपी नड्डा एक मजे हुए राजनेता है और वो स्थानीय मुद्दा को पकड़ना जानते हैं। इसलिए दोनों जगह उनका आज रही है और जनता को ये समझाने का वो प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ही सर्वांगीण विकास हो सकती है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों से ये बताने का प्रयास करते रहे कि हम प्रधानमंत्री जहाँ आए हों या केंद्रीय गृह मंत्री आए हों कि डबल इंजन की सरकार जब तक नहीं होगी तब तक झारखंड का विकास नहीं होगा। तो आज दोनों सीट पर कांटे की टक्कर है, लंबा बिल्कुल, और कांटे की टक्कर के बीच आम मतदाता निर्णायक फैसला करेंगे 20 तारीख को, जिसका परिणाम 23 को है। शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेमंत सरकार को घुसपैठियों का समर्थक बताया गृह मंत्री अमित शाह ने। आपको बता दें कि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की थी और उसी रैली के बाद अब इन बयानों का जो सिलसिला है वो जारी है। अमित शाह की तरफ से एक बड़ा वार किया गया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, आदिवासियों की रोटी बेटी माटी को बचाने का चुनाव है, जिस पर जनता को ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ, मुस्लिम आरक्षण, रोजगार को लेकर झारखंड में या हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध दिया और साफ शब्दों में ये कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव यहाँ पर जीतने के लिए नहीं है, रोटी बेटी माटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये चुनाव है। भारत सरकार क्या कर रही है? हेमंत बाबू, आपने बांग्लादेश की सीमा नहीं देखी है। ढेर सारी नदियां, नाले, जंगल जहां बाढ़ नहीं बन सकती, ऐसे क्षेत्र से घुसपैठिए घुसते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, घुसपैठिए आकर गांव में आते हैं, आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थानेदार क्या कर रहा है? इनको राशन कार्ड कौन निकाल कर देता है? इनको आदिवासी बच्चियों की जमीन कौन इनके नाम पर करता है? और इनको मतदाता कौन बनाता है? हेमंत बाबू, जरा झारखंड की जनता को बनाए। घुसपैठ सिर्फ आदिवासियों की समस्या नहीं है, घुसपैठ झारखंड के हर युवा की समस्या है। और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकते हैं? अरे वो क्या रोकेंगे? वो तो उनको वोट बैंक मानते हैं, वोट बैंक। मगर मैं आज वादा कर कर जाता हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता मतदाता सूची से निकालिए और इनको वापस बांग्लादेश भेजिए। भारत सरकार ने हाँ बोला, हेमंत सरकार ने ना बोला। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती। और घुसपैठियों को भी कहना चाहता हूं, 23 तारीख तक खैर मना लो, भाजपा की सरकार बनने के बाद इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी। चुन चुन कर हम इनको निकालें। आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार। मैं झारखंड के आदिवासी, ओबीसी, दलितों को बताने आया हूं, झारखंड में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हमारे सोरेन और सुरेश मुर्मू को जिता दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम है।
ये घुसपैठिए जो आते हैं हमारे झारखंड के युवाओं की रोजगारी छीन लेते, झारखंड के आदिवासियों की बेटियों को दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर की पत्नी बनाते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ अन्याय। रोटी, बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको ये घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम भाजपा। चलिए तो एक और बड़ी खबर जहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश से आपको दिखा रहे हैं, लगातार उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और किस तरह से आज अखिलेश यादव की भी यहां पर मिर्जापुर के अंदर रैली है और मिर्जापुर के अंदर हम जब आम जनता को संबोधित करेंगे तो आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साधने की कोशिश होगी। आज मिर्जापुर में अखिलेश यादव की रैली और सपा प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव की तैयारी में सभी दल यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन इस बीच में मिर्जापुर के अंदर जब पहुंचेंगे आप देखिए आरोप प्रत्यारोपों का दौर किस तरह से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यानी कि आज रविवार का दिन है, मिर्जापुर में रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे यहाँ पर मझवा विधानसभा क्षेत्र के पेड़ापुर से यहाँ गोविंदाश्रम इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने भी ये बताया है कि सीएम के आगमन की तैयारी माकूल तरीके से पूरी कर ली गई है, लेकिन जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो कौन सा बड़ा मुद्दा यहाँ पर तलाशने की कोशिश होगी, ये बड़ी बात, क्योंकि कटेंगे बटेंगे से पूरी राजनीति गर्मा गई है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर कटना भी नहीं है, बचना भी नहीं है, एक रहना है, लेकिन कितना असर चुनावों में रहेगा ये बड़ी बात है। हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, अजय दुबे हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, मिर्जापुर सीट को आज आप देखिए काफी अहम होने वाली है क्योंकि अखिलेश यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस रैली को मद्देनजर रखते हुए तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बयान आया था उस पर जवाब दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा हमला बोला, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का तो पूरे ही अस्त होने वाला है क्योंकि अखिलेश यादव खुद भाजपा में शामिल होने वाले हैं, जरा इस पर पहले जवाब दीजिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से कल केशव मौर्य का जनसभा था और जनसभा में उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि उनका सूर्यास्त होने वाला है और वो कहीं न कहीं भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। अगर भाजपा ज्वाइन करना है, भाजपा की सदस्यता लेना है तो वो जेपी नड्डा से मुलाकात करें तो उनको भाजपा की सदस्यता मिलेगी, तो उस पर कहीं न कहीं उनकी लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव यहाँ पे जब सभा करने के लिए मिर्जापुर आ रहे हैं। हाँ। अखिलेश यादव के लिए टप्पे टप्पे पे पुलिस लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा यहाँ के एसपी अभिनंदन सिंह ले रहे हैं। हम बात करें अखिलेश यादव जो आज यहाँ जब सभा करेंगे वो ज्योतिर्बिंद के खिलाफ, ज्योतिर्बिंद के नाम की जनसभा करेंगे क्योंकि ज्योतिर्बिंद यहाँ पे मझवा प्रत्याशी बनाई गई है। रमेश बिंद की लड़की है, रमेश बिंद भदोही सांसद से और बीजेपी से जब वो भदोही सांसद चुने गए थे तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और मिर्जापुर से सांसदीय चुनाव लड़े गए और जिसके लिए वो सांसदीय मिर्जापुर से हार गए थे। उसके बाद मझवा में जो उपचुनाव होना था, क्योंकि मझवा की जो सीट थी वो संजय निषाद के खाते में सीट थी और संजय निषाद ने विनोद बिंद को यहाँ से टिकट दिया था, तो विनोद बिंद जब यहाँ चुनाव जीते थे तो उसके बाद भदोही के बिल्कुल। अब अजय देखने में खास होगा कि 9 सीटों पर हो रहा उपचुनाव। बीजेपी के पास, एनडीए के पास 5 सीटें रही, सपा के पास 4 सीटें थी, लेकिन 9 की 9 सीटों पर कैसे कोई एक राजनीतिक दल 23 तारीख को नतीजों पर खुशी की लहर अपने कार्यकर्ताओं के लिए देता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। इसी के साथ हमारे आज के न्यूज रूम में बस इतना ही। हम दोनों को दें इजाजत और देखते रहें आगे।